नमस्कार दोस्तों, तो मैं आ गया हूं आप लोगों की जो बहुत बड़ी डिमांड हमेशा रहती है कि कट ऑफ क्या जाएगा, सेफ स्कोर क्या हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि एग्जाम से पहले यह बताना कि कट ऑफ क्या होगा, यह सब कुछ डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चंस का लेवल है वो क्या इजी होगा, मॉडरेट होगा या हार्ड होगा। क्योंकि 3 कैटेगरी के हिसाब से हम उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन का क्या लेवल होगा उसके हिसाब से ही पता चल सकता है कि किस तरह के कट ऑफ आएंगे। क्योंकि जो बीपीएससी के एग्जाम लेने के जो पैटर्न रहे हैं वह पूरी तरह से यह बताती है कि 120 क्वेश्चन में से लगभग 10 क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ होगा, जो कि आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट जो है 50 से 60 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी नेचर के होंगे, बाकी मॉडरेट के होंगे इसके हिसाब से। लेकिन चूंकि आपके हजारों कमेंट्स और कॉल्स यह बताता है कि आप सभी सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं। हालांकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और जब मैदान जंग में हैं तो आपको हमेशा हाई स्कोर के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन चूंकि आप लोगों ने इतने हम प्रेशर डाला कि सर कुछ सेफ स्कोर, कुछ कट ऑफ के बारे में बताइए, क्योंकि बीपीएससी में एक अनुमान मेरा जो था मैंने लगाया था कि 92 जाएगा और संयोग से ऐसा हुआ कि 92 ही कट ऑफ पिछली बार जो आप बीपीएससी में कट ऑफ गया था। तो उम्मीद कर सकता हूं क्योंकि 68 में देखा था, मैंने बताया था कि 92 जाएगा, 92 पे आके स्कोर जनरल का आया था, उसके बाद बाकी कैटेगरी का था। तो एक अनुमान जो है, जो सीट है, जो वैकेंसीज है और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अप्लाई किए हैं, अपियरिंग का मुझे नहीं पता है कितना इसमें अपियर होंगे। लेकिन हाँ, यह हो सकता है कि 100% अपियर तो कभी भी नहीं होंगे इसमें। यह मान के चल सकते हैं कि 10% जो है वो इसमें अपियर ना हो। बट जो सिनेरियो है, जो अभी चूँकि आज आपके फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है पेनाल्टी के साथ, यानी कि आखिरी तारीख में जो फॉर्म फिलअप किए गए हैं उसी को आधार बनाते हुए और जो क्वेश्चंस के मॉडरेट लेवल पे ही हम लेके जाएंगे। क्योंकि बहुत हार्ड की उम्मीद नहीं की जा सकती है, बिकॉज जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी से आने हैं क्वेश्चंस, और जिस लेवल के आप टीचर बनने जा रहे हैं उसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं और जो आपका डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन है, उसके लेवल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम बात करेंगे और सभी बहुत ज़्यादा उत्साहित भी हैं और परेशान भी हो रहे हैं कि हमें स्कोर जो है कितना आएगा। लेकिन साथ में 1-2 आपकी बातें आपको ज़रूरी है कि अभी आप लोग कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, देख रहे होंगे कि आपके टेस्ट सीरीज कितने आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में कितने स्कोर हो रहे हैं। तो आज के कट ऑफ को उस टेस्ट सीरीज के स्कोर के साथ मैच आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस हैं वो भी अलग अलग संस्थान के हिसाब से या अलग अलग ग्रुप के हिसाब से वो लेवल अलग अलग होता रहता है। लेकिन आज हम बात करेंगे आपके कट ऑफ की और सेफ स्कोर की। तो कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे, किस कैटेगरी में क्या होगा, 1 से 5 में क्या सिनेरियो है, 9-10 में क्या होगा और 11-12 में क्या होगा। और सीट की भी बात करेंगे और मिनिमम कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ कितना हो सकता है। तो आपके जितने भी कमेंट्स हैं या कुछ भी अगर कुछ क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उस क्वेरी का जवाब भी आपको हम अंत में देंगे। फिलहाल जो है आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आपको अपनी जो स्कोर्स हैं उसके हिसाब से होने चाहिए। देखिए, स्कोर जब भी डिसाइड होता है तो कई उसके पैमाने हैं, बिना सोचे समझे कोई भी कट ऑफ या कोई भी सेफ स्कोर नहीं बताया जा सकता है। जो ट्रेंड है या एग्जाम्स के जो पैटर्न्स हैं उसी के आधार पे बताया जाता है। चूंकि यहाँ बात हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी द्वारा जो आयोजित परीक्षा है 120 क्वेश्चंस के आधार पे, न कि 150 के आधार पे, नंबर 1। दूसरे, निगेटिव मार्किंग के साथ हम लोग जा रहे हैं, ई ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। वैसे में क्या स्कोर रहने की संभावना है, अलग अलग जो क्वेश्चंस के पूछने के जो पैटर्न्स होंगे, और इसमें 8 सब्जेक्ट है। अगर 1 से 5 की बात करें और बाकी 9, 10, 11, 12 की बात करें तो 5 जीएस के सब्जेक्ट हैं। उसके हिसाब से भी कि क्या हो सकता है। और एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ सब्जेक्ट में अगर 10+2 की बात करने जाएंगे तो कुछ सब्जेक्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक है, नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में अगर सीट अधिक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है तो उससे फर्क पड़ेगा। या फिर 9th-10th में देखेंगे कि सोशल साइंस लैंग्वेज का जो पेपर्स हैं उसमें डिपेंड करेगा कि किस तरह किस के लिए आपने अप्लाई किया है और कितने सीट्स है और किस कैटेगरी में आते हैं, यह सब डिपेंड तो करेगा। लेकिन मेन मुद्दा यही पर आकर रुक जाता है कि 1 से 5 में, जो कि जहां आपको 9, 10, 11, 12 में कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, वहीं 1 से 5 में काफ़ी है। काफ़ी इसलिए है क्योंकि न केवल यह बिहार बल्कि पैन इंडिया पूरे भारत से फॉर्म गिराए गए हैं, उसके चलते नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स है उसकी संख्या बहुत अधिक हो चुकी है। और ऑलमोस्ट देखा जाए तो यह संख्या के हिसाब से एक सीट पे अगर देखा जाए तो 9 से 10
स्टूडेंट कैंडिडेट्स के आसपास जो है यह आंकड़ा बैठता है। यानी कि यह देखा जाएगा कि आपका सिलेक्शन ही हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो मैंने पहले भी आपको PDF बताए हैं, जो मैंने रणनीति बताई है, जो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की गई थी, उस स्ट्रेटजी को आप निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका 50% इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम टफ है, और ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं आपको बता दूंगा बहुत आसान है, बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे, तो यह कहा जा सकता है कि आपको मैंने मोटिवेट कर दिया और मैंने बता दिया कि आराम से आप पास कर जाएंगे। लेकिन यह इसलिए बताना ज़रूरी है कि आसान नहीं है, क्योंकि अगर आसान बता दिया जाएगा तो आराम करेंगे, अगर मुश्किल बताया जाएगा तो उसके हिसाब से अच्छी मेहनत करेंगे। एटलीस्ट जो हमारे फॉलोवर है वो सब पास कर जाएं, और जो नहीं है वो भी पास कर जाए। बट इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो मैंने बताए थे उसके हिसाब से चलेंगे और एक एक करके स्कोर के हिसाब से बात करेंगे। लेकिन हाँ, आपकी भी राय इसमें हम लेने की कोशिश करेंगे कि आपके राय में क्या ऐसी स्थिति है, क्या कट ऑफ स्कोर हो सकता है, और साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके सोचने का क्या दायरा है और मेरे सोचने का क्या दायरा है, जिसके आधार पर हम यह बात करने जा रहे हैं। तो एक तो यह जानना जरूरी है कि मिनिमम जो है आपको कट ऑफ हर कैटेगरी के हिसाब से जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह आपको पार करना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम में मेरिट में आने के लिए। मेरिट के बारे में भी 2-3 बातें आप सबको पहले से पता है। एक बार अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो मेरिट में 3 आपके जिले के ऑप्शन दिए गए। 3 ऑप्शन दिले के बाद के जो जिले हैं वो आपके अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा जिलों का नाम, और वहाँ आपको एलोकेशन जो है अल्फ़ाबेट के हिसाब से होता चला जाएगा। यानी कि वहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3 के बाद आपके मेरिट के हिसाब से और भी सब्जेक्ट के हिसाब से भी होगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए पहले हम बात करेंगे, बीच में आपके जो कमेंट्स होंगे उसको भी देखते जाएंगे और उसके हिसाब से बताएंगे कि क्या पोजीशंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल का, जो है आप देख रहे हैं मूल कोटि वर्ग 1-5 तक के लिए जो है अनारक्षित और आरक्षित महिला का इस दोनों में अभी आप देखने की कोशिश करिए कि सीटें कितनी हैं, चूँकि सीट का भी देखना जरूरी होगा। सीट का पता नहीं चलेगा तो यह आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि कितना इसमें हो सकता है। तो सीट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अनारक्षित में जो सीट है वो यह संख्या है, टोटल देखेंगे लगभग 80,000 के आसपास है। 79943 है सीट, तो आप लोग को पता है। बट यह आप लोग भी जान रहे होंगे कि अनारक्षित और आरक्षित में कितना। अनारक्षित में आपके पास जो है 15,947 और महिला फीमेल के लिए जो है 16,040। यह वो सीट है जिस पे पूरे इंडिया के कैंडिडेट जो है फाइट करने वाले हैं। यानी कि न केवल बिहार बल्कि यही जो पोस्ट है जिसके लिए जो है टफ होने वाला है। स्पेशली जो स्टूडेंट मेल, जो पुरुष उम्मीदवार हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए और भी टफ है। फीमेल के लिए थोड़ी सी राहत की बात हो सकती है क्योंकि उनके पास रिजर्वेशन है, सीटें हैं, बाकी मार्क्स स्कोर भी कम होंगे। लेकिन मेल के लिए चूँकि दूसरे राज्यों से भी नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं मेल की संख्या अधिक रहती है। ऐसे में यह जो सीट है जहाँ पे हम पहले आपको कट ऑफ जो है हमेशा यह बताते थे कि यह कट ऑफ जो है वो आपने 60 पार कर लिया, 60 कर लिया तो आसान हो जाएगा। लेकिन अभी जो है समय थोड़ा सा चेंज हुआ है और काफ़ी विश्लेषण के बाद जो हम इस निर्णय पे पहुँचे हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो 70 से 72 के आसपास रह सकती है जनरल के लिए। यह मेरा एक अनुमान है और इसमें भी अनुमान में आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि यह मैं जो बता रहा हूँ उसका बेस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 3 लेवल पे पूछे जाएंगे। एक तो इजी होगा, दूसरा मॉडरेट होंगे और तीसरा जो है हार्ड क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। लेकिन मैं यह मान के चल रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन न बहुत इजी होने वाला है न बहुत हार्ड होने वाला है। हम इस लेवल पे लेके चल रहे हैं जिसमें मान के चल रहे हैं कि 50-60 क्वेश्चंस बहुत ही इजी पूछे जाएंगे। बाकी के क्वेश्चन जो है लगभग 50 क्वेश्चंस वो थोड़े बीच के होंगे, मॉडरेट होंगे। 10 क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन काफ़ी टफ और हार्ड होंगे जिसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है। उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो आपके सामने यह संख्या जो है 70 से 72 के आसपास ठहरता है। और दूसरा जो कि अनारक्षित में महिलाएं हैं, और ये अनारक्षित जो महिलाएं हैं उस पर भी जो है चूँकि
रिजर्वेशन की बात है तो यहाँ पर भी दूसरे राज्यों की महिलाओं के साथ भी कंपटीशन आना है। फिर भी इसका जो देखेंगे नंबर 65 to 67 जो मिनिमम है, ये कट ऑफ जो है इसमें जाने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि 70 अगर आप कर लेते हैं तो आप सेफ हैं, और महिलाओं में भी 60 अगर 65 कर लेते हैं तो सेफ है। ये हम यह अनुमान लगा रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी में यह पोजीशंस जो है बन रहा है, जो मेरा अनुमान है। हालांकि बहुत सारे ऐसी बातें हो सकती है कि एग्ज़ाम हुआ नहीं और सर आके जो है कट ऑफ की बात कर रहे हैं, चूँकि सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं यह साथ में कहूँगा कि सेफ स्कोर के साथ में आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है कि आपको कभी भी अपने सेफ स्कोर पे ध्यान नहीं देना है। आपको जब प्रिपरेशन करनी है तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो हमेशा 100 के आसपास की बात होगी। एटलीस्ट आपको आपकी तैयारी जो है वो हमेशा 90 प्लस की होनी चाहिए। 90 प्लस की तैयारी करनी है। आपको कभी भी यह सोचना है 75 या 70 पे हम आके अपनी बातें करें, नहीं, इस पर आप लेकर नहीं चलिएगा। आपको इसको लेकर चलना पड़ेगा, वो है 90 प्लस पे ही आपको जाना पड़ेगा, तभी जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आपको हमेशा टारगेट जो है हाई रखना है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि यदि आप कट ऑफ पे हैं और आप यंगर हैं, कट ऑफ पे हैं, और अगर सेम कट ऑफ पे आप ये मान लीजिए कि सेम कट ऑफ पे हजारों कैंडिडेट आने वाले हैं, यह भी मैं आप लोगों को पहले एडवांस में बताता हूँ। हजारों कैंडिडेट जो है सेम कट ऑफ पे जब आएंगे तब जो है आपकी पहली प्रायोरिटी जो है एज के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन जो है ज़्यादा एज वाले हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। जब एज बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में फिर हिंदी की वर्णमाला जो देवनागरी की होती है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि किसको पहले लिया जाएगा। यदि एज बराबर हो जाता है, वैसे पॉसिबिलिटी कम ही होती है, एज में तो बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ बराबर होगी तभी एज जाके बराबर होगी। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी कुछ लोग टकरा जाते हैं, हजारों में से 100 लोग। उस कंडीशन में जिसका नाम अजय है, आज़ाद है, इन लोगों को फायदा होने वाला है। अजीत है जो आई हिंदी देवनागरी लिपि के वर्णमाला के हिसाब से हैं, उसके हिसाब से उनका फायदा होगा और उनका सिलेक्शन होगा, जबकि आपका स्कोर सेम होगा। तो क्यों नहीं हम उस कंडीशन में ना जाएं जिसमें कि हमें एज को देखा जाए या फिर हम अल्फ़ाबेट जो है उसके हिसाब से हमारा सिलेक्शन हो, बल्कि आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए कि हमें जो है लास्ट कट ऑफ पे नहीं अटकना है, हमें 70-72 पे नहीं अटकना है, हमें 80-90 के आसपास की अपनी तैयारी रखनी है ताकि 80 पे हम अपनी पोजीशन पे आ सके। लेकिन हमें 80 या 90 कैसे लाना है वो मैंने आपको निगेटिव से बचने के तरीके बताए थे, कैसे आप सोल्व करेंगे। क्योंकि 120 में से 60 क्वेश्चन बहुत ईजी आएगा, उसमें से 5-7 आप गलती कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा गलती नहीं करेंगे। 60 क्वेश्चन इजी होगा। अगर 55 आपका 5 गलती करते 1 कटेगा, 55 है, 54 नंबर आपने पहले अटैम्प्ट में लाए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं 50 क्वेश्चन और सोल्व करने हैं, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन जो 50-50 पे पहुँचते हैं, जिसमें कि नोन अननोन है, जिसमें आधा जानते हैं आधा नहीं जानते हैं, वैसे क्वेश्चन में से आपको कम से कम 20 सही करके लाना पड़ेगा। यानी कि 50 है तो भी जो है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 20-25 सही कर लेते हैं, आपका स्कोर जो है आसानी से पहुंच जाता है 70 प्लस। तो यह आपको रखना पड़ेगा। और अभी से जो प्रैक्टिस सेट आप बना रहे हैं उसमें भी ध्यान देने की जरूरत है कि प्रैक्टिस सेट में कहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है, कि किस सब्जेक्ट में कम बन रहा है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा बन रहा है। तो यह जो लाइव सेशन है उसको आप ध्यान से देखिए और बिल्कुल एंजॉय करिए। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी आपको लगता होगा कि हमें टेंशन हो रहा है तो टेंशन से हम आपको उबारने के लिए आए हैं, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पास करना है। ठीक है, तो चलते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग, यानी कि EWS के लिए जो कट ऑफ है वो मान के चलिए कि 60 प्लस रहेगी। बस वैसे तो आप 70 पहुंचा सकते हैं, लेकिन हो सकता है इसमें 1-2 स्कोर जो है प्लस माइनस हो, बट यह नंबर जो है 65, कई बार हो सकता है कि यह 64 भी हो, लेकिन 65-67 का ही हम इसका स्कोर इसके आसपास रख रहे हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की जो महिला है, जो EWS है, उनका नंबर सीधे कम करके 60 पे लेके आते हैं, 60 से 65 के स्कोर पे रखते हैं इनको। ठीक है, तो ये हमारा अनुमान है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक बार जब जनरल से नीचे कट ऑफ पे आएंगे EWS पे, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा कट टू कट होगा। यहाँ पे पॉइंट पे रिजल्ट होने वाला है। आपका एक स्कोर से हजारों लड़के जो है
आएंगे और जाएंगे, मतलब बाहर आएंगे चाहे इंटर होंगे चाहे बाहर जाएंगे, इसलिए यहाँ पॉइंट की लड़ाई है, पॉइंट की, नंबर की लड़ाई नहीं है। इसीलिए आपको इसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पे इनके लिए काफ़ी अच्छा है, इनके लिए मददगार साबित हो रहा है अत्यंत पिछड़ा जो BC1 के लिए थोड़ी जो है यहाँ पोजीशन जो है काफ़ी कंफर्ट है, यानी कि आप 55 से लेके 60 को मान सकते हैं, यानी 55 भी आप लाते हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए अच्छा रहेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला हैं, उनके लिए भी जो है कट ऑफ जो है वो आप लेके चल सकते हैं 52 to 55। उसी तरीके से पिछड़ा वर्ग BC2 और जनरल में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बिल्कुल 1-2 नंबर का होता है, इसलिए हम इसमें देख रहे हैं कि 67 to 70 इसको स्कोर पे ले जाएंगे, और पिछड़ा वर्ग की जो महिला है 65 to 67 पे हम लेके जाएंगे। तो ये है, आप लोग एक बार देख लीजिए, यह हमारे अनुमान के हिसाब से यह कट ऑफ जो है हो सकता है, और काफ़ी मॉडरेट हमने कट ऑफ रखा है ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, तो कि एग्जाम के बाद भी आप लोग फिर एनालाइज तो करेंगे ही और हमसे पूछेंगे भी कि सर आपने इतना बताया था, आया नहीं आया। फिर उसी तरीके से अनुसूचित जाति में जो है सीट के हिसाब से देखेंगे तो 52 55 ले सकते हैं। यह कट ऑफ जो है मैं फिर से आपको बोलता हूँ 50 भी हो सकता है, जहाँ महिला का जो है 50 से नीचे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाएगा, ये 50 से नीचे भी जो है डाउन हो सकता है। अनुसूचित जाति की महिला है उनके लिए ये देख लीजिएगा। अनुसूचित जनजाति में चूंकि 1% ही रिजर्वेशन है, इसलिए इनका स्कोर बिल्कुल 60 to 65 से नीचे नहीं जाएगा। महिला भी मान लेना है 55 से 60 से नीचे नहीं जाएगा। पिछड़े वर्ग की जो महिला है उनको जो है 60 कम से कम समझ के चलाएं, 60 के आसपास से इनका स्कोर जो है रहने की संभावना है। और बाकी जो दिव्यांग कोटि में हैं उनको 50+ कर लेना है। कई कैटेगरी में जो है जिसमें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यदि कम है, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है उनके लिए भी समझना जरूरी है कि क्या होने वाला है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जहाँ पे कम है, बस 50 ही उनको लाना है, इससे नीचे ही रह सकता है, बिल्कुल 45 भी हो सकता है, इससे नीचे ही रह सकता है, इससे ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है। अब चल थोड़ी बात कर लेते हैं क्या हो सकता है इसमें। एक तो आपको समझना है कि मिनिमम जो कट ऑफ है जिसको कि पार करना जरूरी है इस कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए, कि जनरल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम कट ऑफ है वो आप सबको पता है 40% आपको लाना है। उसी तरीके से BC2 के लिए 36.5 यानी कि 36.5। BC1 के लिए 34%, और SC ST फीमेल कैटेगरी, हैंडीकैप या फिर स्वतंत्रता सेनानी सभी के लिए 32%। यह मिनिमम अगर कट ऑफ पार करते हैं तो जो भी लास्ट के कैटेगरी के 3-4 कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कट ऑफ से 1-2 नंबर भी लाते हैं, कट ऑफ ही कम से कम एटलीस्ट पार करते हैं तो आप कंफर्ट पोजीशन में होंगे। यह कैटेगरी है जहां पे 50-50 के आसपास का खेल है, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, उससे कम भी हो सकता है। बट जो मैंने आपको एक अनुमान बताए हैं, आप हमेशा मैं बोलूँगा कि अपनी तैयारी 90 की करके रखनी है, लेकिन यह कट ऑफ और सेफ स्कोर जो मैंने बताए हैं उसके हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। अंत में आपके क्वेश्चंस जो होंगे उसको भी हम लेंगे, लेकिन 9-10 के लिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं 9-10 की कैटेगरी के हिसाब से। 9-10 की कैटेगरी के हिसाब से क्या स्कोर हो सकता है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट आए हैं, ये प्योर जो है हमारे बिहार के हैं, महिलाएं और आरक्षित दोनों ही कोटि के, और सीट की संख्या जो है वो आप लोगों ने देख लिया है। सीट की संख्या आपके सामने 32,916 जो है वो सीट है। और फिर अनारक्षित की बात करेंगे, और फिर से मैं आपको याद कराऊंगा कि जो आरक्षित वर्ग के हैं उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 40% उनका कट ऑफ जो है उनको क्रॉस करना है, ठीक है।
यहाँ पे अगर आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से भी है, इसलिए यहाँ पे हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। लेकिन जिन्होंने भी 60 प्लस कहीं भी किसी भी कैटेगरी में अगर कर लिया है, 55 मानते हैं इसको, प्लस ही है 60, जहाँ भी आप लोगों ने 150 में से 120 में से 60 अगर कर लिया है, लेकिन एक बात और है, या आप डाउन ही लेके चलिएगा, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, ठीक है। अनारक्षित और अनारक्षित महिलाएं जो है रिजर्व, अनारक्षित में जो है अनरिजर्व कैटेगरी के जो मेल है फीमेल है, उसके हिसाब से मैंने आपको 9-10 का बताए हैं, 60 और 65 के हिसाब से यह कट ऑफ ही आप लोग को मिलेगा। इससे ज़्यादा जो है कट ऑफ बिल्कुल ही मिलने नहीं जा रहा है। आप मॉडरेट क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यही आपके सामने आने वाला है। चलिए उसी तरीके से देखते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रहने वाला है। बिल्कुल ईडब्ल्यूएस के लिए 55 प्लस, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बिल्कुल 50 प्लस, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 50 से नीचे ही जाएगा, केवल आप क्वालिफाई कर लीजिए तो भी हो जाएगा। उसी तरीके से देखते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए 55 प्लस, और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 53 to 55। यह कट ऑफ ही जो है जाना है, यह कट ऑफ ही आपके सामने आने वाला है, जो मॉडरेट क्वेश्चंस का हो सकता है उसके हिसाब से। तो ये आपके लिए कट ऑफ मेरी तरफ से 9-10 के लिए है। सेम टू सेम जो है आप उसमें भी देख लीजिए, सभी जगह आपको, चूंकि यहाँ महिलाओं का है, अनुसूचित जाति 50, अनुसूचित जाति महिला 45, जनजाति चूंकि उनकी संख्या कम होती है इसलिए 50 प्लस, 55 प्लस, अनुसूचित एसटी महिला 50, पिछड़े वर्ग की महिला या 55। बाकी जो है जो भी 50 के आसपास क्रॉस कर जाते हैं सभी का सिलेक्शन बाकी कैटेगरी में उनका हो जाता है। कई कैटेगरी में जो है यह स्कोर जो है 45 भी रह सकता है। तो यह नहीं सोचना है कि बिल्कुल 45 प्लस भी आप ले आते हैं इस कैटेगरी में तो आपके लिए आप सभी सेफ हो जाते हैं। ये आपके कट ऑफ मेरी तरफ से रहने की संभावना है, यह आप लोग समझ लें। बाकी चलते हैं 11-12, फिर बाद में हम आते हैं बाकी के आपके क्वेश्चन के साथ भी आपसे डिस्कशन मेरा रह गया है, अभी बात बाकी है। यहाँ जो है वो सीट के हिसाब से आधे फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन यहाँ मैटर क्या है, केवल यह नहीं है कि यहाँ पे आधे के हिसाब से रह गए और आपको कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी के लिए 40%, फिर से वही है, BC2 के लिए 36.5%, 36.5, BC1 के लिए 34% एंड SC, ST, फीमेल, हैंडीकैप्ड सबके लिए 32% मिनिमम आपको क्वालिफाई करना है। यहाँ पर यदि जिसमें भी नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो आप सभी के सभी अपने अपने कैटेगरी में यदि पास कर जाते हैं, जो मैंने मिनिमम कट ऑफ है उसको अगर क्रॉस कर जाते हैं तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर उस सब्जेक्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, क्योंकि सीट के हिसाब से अगर देखेंगे तो सीट आपके सामने जो आए हैं वो है 57,602, तो सीट के हिसाब से अगर देखेंगे तो ठीक है, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें सीट के हिसाब से अधिक नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो सकता है। तो बहुत कम संभावना है कि कोई कैटेगरी में केवल आपको हो सकता है जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होगा तो 5 मार्क्स केवल आपको ज़्यादा लाना है, बाकी कुछ नहीं लाना है। तो आपका टारगेट यह होगा कि आप केवल क्वालिफाई सबसे पहले करने की कोशिश करें और 5-7 नंबर लाएं। लेकिन जिसमें स्टूडेंट अधिक है और सीट कम है, वैसे कंडीशन में क्या होगा उनके साथ कि आपको क्वालिफाई करने के लिए जो मैंने बताए हैं केवल आपको अपने अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाना है, फिर आप लोग जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। जो भी अपने अपने कैटेगरी में सबको सिलेक्ट हो, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको आप लोग कर लीजिएगा तो
तो कहीं भी आप लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वहाँ आप आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे तरफ से कट ऑफ आप लोगों के लिए दिया गया था। उस कट ऑफ के हिसाब से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। बट ये कट ऑफ केवल अनुमान पर आधारित है, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स नहीं कहा जा सकता है। मैंने बहुत कुछ सोचने के बाद और जो पिछले रिजल्ट है, पैटर्न्स हैं एग्ज़ाम्स के, उसके हिसाब से मैंने एक अनुमान और खाका आप लोगों के सामने दिया है। बाकी एग्ज़ाम के बाद देखा जाएगा कि अनुमान कितना सही था कितना गलत है, वो आप लोग खुद ही जज करके बताएंगे। बट साथ में ज़रूरी है अब पढ़ाई की कुछ बातें हो जानी चाहिए, क्योंकि आप सभी के पास मुश्किल से आपके पास बचे हुए हैं 30 डेज और 30 दिनों में तैयारी करनी है। 30 दिनों के लिए रणनीति जो है वही होनी चाहिए कि आपको ज्योग्राफी के लिए 5 डेज, हिस्ट्री के लिए 5 डेज एंड साइंस के लिए 5 डेज, यानी कि ये 3 सब्जेक्ट है जिसके लिए 5 दिन का समय देना है। 15 दिन आपका कैलकुलेट होता है। और रीजनिंग मैथ जो लोग 1 से 5 है उनको रीजनिंग भी करना है, इसलिए रीजनिंग मैथ कंटिन्यू आपको 30 दिन तक 3 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। और बाकी एक सब्जेक्ट को 5-5 दिन का समय देना है, रिवीजन करते जाना है। 9 से लेकर 12 क्लास के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है कि आपके पास 5 ही सब्जेक्ट है, तो आपके पास इन्वायरमेंट नहीं है, आपके पास रीजनिंग नहीं है, आपके पास हिस्ट्री है, मैथ है यानी कि एलिमेंट्री मैथ है, साइंस है, जनरल साइंस है, और फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी ये आपको इतना ही आपको करना है। तो 5 इधर करना है, इन लोगों को 8 सब्जेक्ट करने हैं। तो उसके हिसाब से भी आपको 5 सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट है और 2 आपको ये मैथ की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहनी है। यही अगर आप केवल फुलफिल करेंगे 30 डेज, आपके पास होने के लिए काफ़ी कुछ हो जाएगा और कुछ मुश्किल नहीं आने वाली है। बहुत लोगों की ऐसी शिकायत है कि आपके PDF जो है ओपन नहीं हो रहा है। फिर से मैं PDF एक बार रिफ्रेश करके आज PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। जो लोग पहली बार जुड़े हैं और जिनको पता नहीं है कि कहाँ से टेलीग्राम चैनल हम ले सकते हैं, तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ ताकि आप वहाँ से देख पाएंगे। RANJITIAS यह जो है टेलीग्राम का चैनल है मेरा, जहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ आप फॉलो कर लीजिएगा। देन फिर वहाँ से सर्च करके आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी टेलीग्राम के लिंक आज मैं दे रहा हूँ, साथ में आपको चैनल पे भी अप टू डेट कर दे रहा हूँ। अभी अब सभी के सभी जो PDF है आपको मिल जाएंगे। साथ में जो करेंट का PDF है 1 वीक के बाद आपको हम अवेलेबल करा देंगे। कहीं आपको किसी भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्लास कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कोई, और आपको केवल PDF मेरा पढ़ लेना है, आपकी सिलेक्शन जो है हो जाएगी। यहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेरी कुछ है तो आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए, तो आपके क्वेश्चंस को भी हम लोग ले लेंगे। हाँ, एक बात और है, किसी ने मुझसे पूछा सुबह कि क्या हमारा मेरिट जो है डिस्ट्रिक्ट के आधार पे बनेगा? नहीं, आपके मेरिट जो है बिल्कुल बिहार, ऑल बिहार लेवल पे बनेंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को पुश किया जाएगा आपने कितना मार्क्स लाया है। आपके मेरिट डिस्ट्रिक्ट के आधार पे नहीं, आपके मेरिट जो है वो ऑल बिहार के लेवल पे यानी कि बिहार के लेवल पे ही बनने वाले हैं। इसीलिए आप निश्चिंत रहें उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह कुछ है तो बताइए टेक्निकल टीम की तरफ से। क्या लिखा है? बिहार का भूगोल और इतिहास भी पढ़ना जरूरी है क्या? बिल्कुल चेतन, बिहार का भूगोल और बिहार का जो इतिहास है उसमें पूरा नहीं का मेरे पास अभी भी आपके साथ जो PDF शेयर करने हैं, वो एक रीजनिंग का भी आपके पास बच गया है, बस जल्दी कर देता हूँ, और एक आपके करेंट के, और फिर एक बिहार स्पेशल के। बस ये 3 PDF जो है आपको 1 वीक में सभी के सभी मिल जाएंगे। तब तक बाकी सब्जेक्ट को आप रिवीजन कर लीजिए। 3 PDF आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, विजुअली जो है और होने के बावजूद भी OBC कैटेगरी में भर दिया है तो दिक्कत कुछ भी नहीं होने वाली है। देखिए दिक्कत कहाँ नहीं होगी, मैं फिर से आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने अपने कैटेगरी में सपोज डैट कि आप जनरल कैटेगरी से सीटेट पास किए हैं और आप चाहते हैं कि मेरा से अभी मैंने फॉर्म भर दिया है OBC SC ST में, क्या होगा कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अपने कैटेगरी से पास किए थे सीटेट और आज आप जनरल में, लेकिन जेन्युइनली सही आज आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जनरल में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं।
जिन्होंने जनरल से पास किया था और आज वो ईडब्ल्यूएस में भर रहे हैं फॉर्म और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो भी वो ईडब्ल्यूएस में आ सकते हैं। और जिन्होंने ईडब्ल्यूएस उस समय जब सीटेट पास कर रहे थे, जब ईडब्ल्यूएस में थे, लेकिन इनकम के चलते आज वो जनरल में हैं, तो जनरल में जा सकते हैं। इसीलिए वह जो पात्रता की परीक्षा थी सीटेट की, उस किस कैटेगरी में सेम टाइम में थे और उस कैटेगरी के बाद अगर आप यहाँ पे कैटेगरी चेंज हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह आप जान लीजिए। अदर स्टेट की गर्ल्स को जनरल फाइट, देखिए उसमें जनरल की जो गर्ल्स हैं उनको सबसे पहले जो जनरल के बॉयज हैं वो सीट मिलेगा, उसके बाद जो बाहर के स्टेट के हैं वो गर्ल्स की सीट जो जनरल के हैं उस पर ही फाइट करेंगे। और क्या है, देखिए बहुत सारे लोगों ने पूछा किस तरह के इतना क्वेश्चन पूछेगा। यह मैंने पहले ही 2 दिन पहले मैंने वीडियो लाइव किया था, या मैं लाइव सेशन में आया था, उसमें से आप देख लीजिए किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई बुक की बात कर रहे हैं, 9th 10th में सामाजिक विज्ञान के प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक और विश्व इतिहास के विचार पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। गुड्डू ने पूछा है, वह आपको पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपके सिलेबस में है, सोशल साइंस हिस्ट्री वाले पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या आया है, राहुल कुमार यादव है और सर्टिफिकेट में राहुल राय है। देखिए पापा के सर्टिफिकेट में राहुल कुमार यादव है और बाद में राहुल राय है, तो सर्टिफिकेट में उनके हो सकते हैं, लेकिन आपको कौन सा सर्टिफिकेट यह देखना जरूरी है। अगर उन्होंने मैट्रिक किया हो, बोर्ड किया हो और वहाँ नाम है, वही नाम आपके साथ कैरी होना चाहिए। और आधार में अगर नाम गलत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चेंज करा सकते हैं। उनके सर्टिफिकेट का जो नाम है वही आपको कैरी करना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये कोई भी यादव हटा के राय के हिसाब से अगर आपकी सर्टिफिकेट बनती गई है और बोर्ड में अगर आपका है 10+ बोर्ड 10th बोर्ड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी को आप कैरी करेंगे। क्योंकि पापा के नाम सर्टिफिकेट में है और उनके बाकी जगह सर्टिफिकेट जो आपने बाकी भी सर्टिफिकेट बनवाए होंगे या वोटर आईडी में राय हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको जो है मान किया जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। परीक्षा 31/8/23 बाद होगा। बीपीएससी पास हो गए तो क्या मिलेगा? देखिए 31/8 के पहले आपको कहा गया है एग्जाम दे देना है, ठीक है ना। एग्जाम दे देना है, जैसे 20 तारीख को आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं डीएलएड का, पास कर जाइएगा तो हो जाएगा, बीपीएससी पास कर जाइएगा। लेकिन बीपीएससी सीटेट फेल करके कह रहे हैं कि फिर हम बीपीएससी पास कर जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि सीटेट तो पास करना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ यह कंडीशन केवल है कि 31 अगस्त तक आप एग्जाम अपीयर कर जाइए। क्योंकि एग्जाम अपीयर कर जाएंगे तो चूंकि रिजल्ट में बीपीएससी को समय लगेगा, उससे पहले आपका रिजल्ट आ चुका होगा, चाहे वो बीएड का हो, डीएलएड का हो या फिर आपका टेट का हो, सीटेट का हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, जातीय आवासीय का डेट। देखिए जातीय आवासीय का डेट मिसमैच का मतलब है कि जो आपका डेट लिखा हुआ था, इशू डेट, वो आपने फॉर्म फिलअप करते समय, अभी जो फिलअप हो रहा है ऑनलाइन, आज तो आखिरी समय हो चुका है, समय हो चुका है, आप लोग फॉर्म भर लिए होंगे, तो उसके हिसाब से डेट मिसमैच हो गया, कोई बात नहीं है। सर्टिफिकेट सही होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। सर्टिफिकेट को देखा जाएगा कि सर्टिफिकेट सही है या नहीं है, यह महत्वपूर्ण है, उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 9-10 के लिए कितना कट ऑफ होगा सर? पिछड़ा वर्ग के लिए 9-10 के लिए मैंने बता दिया है। पिछड़ा वर्ग के लिए कट ऑफ आपको क्वालिफाई करना है। पिछड़ा वर्ग माने BC2 की बात कर रहे हैं। BC2 के लिए आप ये मान लीजिए 45 कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। 45-50 कर लेंगे, बहुत है। 50 कर लीजिए ना, छोड़िए 120 में से 50 करिए, आसानी से आपका हो जाएगा। क्या हुआ? देखिए दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं आप, तो आपके लिए थोड़ा सा मुसीबत तो है ही कि सीटेट भी एग्जाम देना, साथ में बीपीएससी है। 1 घंटा 2 घंटा समय सीटेट के लिए निकालना पड़ेगा। सीटेट क्वालिफाई करने के लिए चूँकि जो सब्जेक्ट जीएस के पढ़ रहे हैं वो आपको फ़ायदा करेगा, लेकिन जहाँ पे पेडागोजी की बात है वहाँ पेडागोजी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पेडागोजी के लिए आप अभी 1 घंटा समय कम से कम पर डे निकालिए, बाकी जीएस का जो पोर्शन वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इसलिए दोनों साथ हो सकता है, जब आप करना चाहते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्या है? सीटेट का कौन सा कहाँ पर है?
सीटेट और पीआरटी वाले एग्ज़ाम दोनों एक ही डेट को आ गई है या फिर 1-2 दिन आगे होगा? एक ही दिन नहीं आई है, बल्कि आपका डेट जो है बदल चुका है। 24, 25, 26, 27 हो गया है। 20 अगस्त को आपको देना है सीटेट के लिए, इसीलिए अलग डेट हो चुका है। इसके अलावा बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या हमारा जो है सेंटर तो बीपीएससी को आंसर करना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा क्या सेकेंड पेपर भी वहीं होगा, या फिर यानी कि जहाँ लैंग्वेज का पेपर होगा वहीं हमें दूसरा पेपर देना होगा। देखिए डिपेंड, अगर मान लेते हैं कि जहाँ पे आपने लैंग्वेज दिया है और यदि गैप नहीं है, कल ही होकर एग्ज़ाम देना है, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सीतामढ़ी में और अगले दिन आपका हो सकता है कि एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़े अररिया किशनगंज साइड में या फिर दूसरे दूर के ज़िले में सुपौल वगैरह, तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस हो जाता है तय करना मुश्किल होगा। तो इस तरह से सेंटर रखा ही नहीं जाएगा जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, सेम डे अगले दिन देना पड़ेगा। तो वैसे कंडीशन में ये हो सकता है कि जिनको एटलीस्ट जो अगले दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जहाँ सेंटर पर उनको पहला दिन दे रहे हैं उसी के हिसाब से सेकेंड डे वहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि ट्रैवलिंग जो है वो ऐसा हो नहीं सकता है, वेलफेयर स्टेट है और कोई भी डिसीजन जो है काफ़ी सोच समझ के ली जाती है आयोग के स्तर पे। तो आई होप कि उसके हिसाब से ही सोच के इसमें डिसीजन लिया जाएगा कि नेक्स्ट जिनको एग्ज़ाम देने जाना है, जिनका एग्ज़ाम होना है, वो शायद सेम सेंटर पे हो या बगल के डिस्ट्रिक्ट तक, उससे ज़्यादा ट्रैवल आपको नहीं कराया जाएगा, ऐसी संभावना है। कोई दिक्कत नहीं है, बीपीएससी फॉर्म फिलअप करते समय अगर ईमेल आईडी आपने गलत कर दिया है, डोंट वरी, उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। एनी क्वेश्चंस? सभी का क्वेश्चन हम लेंगे। अगर आपके क्वेश्चंस कुछ क्वेरीज वगैरह है तो आप जल्दी से जल्दी बता दीजिए, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस को आज हम लेने के मूड में आए हैं। और एग्ज़ाम में जो मैंने बताए हैं अब तक, जो बिहार शिक्षक बहाली के लिए, उस वीडियो को देख के अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन करना है, रिटेक का मौका नहीं है, आखिरी समय है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आपको यस कभी नहीं सोचना है कि 30 दिन का समय बचा है, मेरे पास समय नहीं है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। क्योंकि यहाँ गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है। यह समय काफ़ी है, 30 दिन का समय इनफ होता है। जब हमारे ऊपर प्रेशर आता था एग्जाम के समय में, तो एक एक दिन में कम से कम 20 जो हमारी पूरी नोट्स बनी होती थी कॉपी के रूप में, उसको हम हर दिन जो है रिवीजन करते थे। कल एग्जाम देना तो भी हम आज रिवीजन करते रहते थे, पलट पलट के पेज। और यह मैजिक है कि अगर आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं तो भी जो है कम से कम नोट का, बुक का, अगर आप पेज भी पलटते रहते हैं, टर्न करते रहते हैं, तो भी आपको नॉलेज होते जाता है, बढ़ते जाता है। या आप करके देख लीजिए, आपको 3 दिन बाद आपको लगेगा कि सर ने अच्छा बताया था कि हाँ केवल पेज भी पलटोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे, तो भी तुम्हारे पास ज्ञान और नॉलेज जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन मेरी आप सबकी सलाह है, एक बार रीडिंग करिए, फिर पेज पलटेंगे। स्कैनर के रूप में ब्रेन काम करता है और आसानी से आप पास कर जाते हैं। इसलिए ब्रेन को जो है पॉजिटिव साइड में उसको रखिए और याद करिए। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो पढ़िए अच्छे से याद कर करके पढ़िएगा, वह आपको फायदा करेगा। कौन सीटेट पास किया है या देखिए सीटेट में कौन पास किया है, इसके बारे में बता रहा हूं कि क्या होता है। क्योंकि सीटेट में आप स्कैनर होता है, जैसे सीटेट का सर्टिफिकेट आता है, मार्कशीट आता है, तो उसके बाद पता चल जाता है। लेकिन सीटेट में पास करे या ना करे, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अगर आपका क्वेश्चन यह है कि 20 अगस्त को भी एग्जाम दे रहे हैं सीटेट को, और उसके बाद फिर बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, तो बीपीएससी जब रिजल्ट देगी देने जाएगी, तो उसमें वह चेक करेगी कि क्या आपका सीटेट हुआ है या नहीं हुआ है। वो तो रिजल्ट के बाद चेक किया जाएगा। बट या हो सकता है कि बीच में ऐसा हो कि रिजल्ट अब देने जा रहे हैं, सीटेट का रिजल्ट आ गया है, तो बीपीएससी ने एग्जाम अगर ले लिया है आपका, सीटेट का रिजल्ट में अगर फेल कर जाता है कोई, तो उससे ऐसा नहीं हुआ कि वो क्वालिफाई कर जाएगा। क्योंकि अगर जैसे आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, तो सिलेक्शन के साथ आपको यह जरूर जो है एक रिमार्क्स डाल दिया जाएगा कि ये आप क्वालिफाई नहीं है सीटेट में। तो ये इसके लिए बीपीएससी को कैसे पता चलेगा, यह डिसाइड करना एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है। बीपीएससी ने जो नॉर्म्स बनाए उसके हिसाब से एग्जाम लेकर रिकमेंड करके एजुकेशन डिपार्टमेंट भेजेगी। उसके बाद जो लोग सीटेट में फेल हैं, फर्जी हैं, गलत हैं, उनका जो है सो बस स्कैनर लगाना है, पता चल जाएगा कि इसका सर्टिफिकेट गलत है, या एक ही सर्टिफिकेट को 2 लोगों ने यूज कर लिया है। ऐसा भी तो हुआ था छठी चरण में 4-5 लोगों को, जिसको मैंने पकड़ा था। तो वैसे हालात में जो है उनको पकड़े जाना है, उसमें कहीं कोई शंका और नाउमीदगी नहीं है कि बीपीएससी को पता कैसे होगा, या सर्टिफिकेट आपने जो दिया है उसकी जांच
करना जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। आपने जो सर्टिफिकेट दिए हैं तो फर्जी जो है फर्जी है, या गलत है, या जो फेल है फेल है, उसकी चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट, हाँ 50% रिजर्वेशन जो गर्ल्स, ये महिलाओं की बात हो रही है 1 से 5 में, वो बिहार की महिलाओं को मिलेगी, लेकिन उसमें जो जनरल कैटेगरी की महिला का सीट है वो बिहार के बाहर को भी मिलेगी। मेरे कट ऑफ वालों को आप लेट से जुड़े होंगे, देख लीजिए वीडियो को, कितना कट ऑफ जाएगा ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं, बता चुका हूं। और क्या क्वेश्चंस हैं? फीमेल हो बीपीएससी में कितना फीमेल है, लेकिन किस कैटेगरी में पता नहीं है। कैटेगरी के हिसाब से मैंने आपको कट ऑफ एक उम्मीद बताया है, लेकिन आप जो मैंने कट ऑफ एक रखा है उस कट ऑफ के हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो थोड़ी सी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि कट ऑफ के हिसाब से नहीं प्रिपरेशन करनी है, कट ऑफ से कम 20 मार्क्स ऊपर की तैयारी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। रीजन भी बता दिया है कि कट ऑफ पे अगर आप जाएंगे लास्ट कट ऑफ पे, हो सकता है आप क्वालिफाई करके भी आप मेरिट लिस्ट में नहीं होंगे, क्योंकि मेरिट लिस्ट का निर्धारण जो है वो एज के हिसाब से होगा। और ये देखेंगे इस बार हजारों कैंडिडेट एक लास्ट कट ऑफ पे हर कैटेगरी में बच्चा होगा, और उस कंडीशन में वह काफ़ी जो है मायूस हो जाएंगे वैसे कैंडिडेट जिनका एज कम है। ज़्यादा एज वाले क्वालिफाई करेंगे सेम मार्क्स पे, जिनका एज कम है उनका वो क्वालिफाइड लास्ट मार्क्स पे नहीं होंगे। और बड़ी भीड़ है, बड़ी संख्या के हिसाब से मैं जानता हूँ यह लास्ट कट ऑफ पे एक कंडीशन आने ही वाली है, क्योंकि तब जो है चूँकि निगेटिव मार्किंग है, पॉइंट के हिसाब से आपका सब कुछ होने वाला है। तो यह लास्ट कट ऑफ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है आप। और उसमें भी देखेंगे कि अगर आप एज सेम भी हो गया तो फिर जो वर्णमाला के अल्फ़ाबेट के हिसाब से देवनागरी लिपि का जो आ होता है उसके हिसाब से जो पहले आएंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो आपको लास्ट कट ऑफ पे नहीं जाना है, हमेशा ऊपर की सोचनी है। मैं प्राइमरी और 9th 10th दोनों का फॉर्म फिलअप किया है, मुझे 2 बार हिंदी और इंग्लिश सोनू कुमार अभिषेक, आपको एक ही बार इंग्लिश और हिंदी का एग्ज़ाम पास करना है, उसके बाद अब 1 से 5, 9, 10, 11, 12 जिसमें हैं तीनों में दे सकते हैं एग्ज़ाम। इसीलिए अलग से 3 बार आपको एग्ज़ाम पास नहीं करना है, यह कॉमन रखा गया है। और इसमें 30 नंबर लाने हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है इंग्लिश हिंदी के पेपर में, इसीलिए अलग अलग 3 एग्ज़ाम आपकी नहीं होगी। स्वर्णलता कुमारी, अगर सेट में नंबर कम आता है तो पहला काम यह देखना है कि आपको सब्जेक्ट वाइज कहाँ कहाँ नंबर कम आ रहा है, किस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहा है, और उस सब्जेक्ट में भी कौन से ऐसे चैप्टर्स है जहाँ से आपकी जानकारी कम है जिसके चलते नंबर कम आ रहा है। तो पहले आप स्वर्णलता यह करिए कि आप सबसे पहले यह देख ले कि किस किस सब्जेक्ट में कम आ रहा है। उसके सब्जेक्ट का PDF को एक बार आपके नोट्स, रिवीजन, क्लास नोट्स जो भी है उसको एक बार फिर से पढ़ जाइए, इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट बताइए। बिल्कुल, अगर आपने रेगुलर किया है, लेकिन अगर एक रेगुलर होना चाहिए और एक होना चाहिए कॉरस्पॉन्डेंस तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट यह जरूरी है कि यदि जिस आधार पे आप कर रहे हैं क्या उस आधार को भी उसी के साथ लेके चल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एक ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और B.Ed भी कर रहे हैं और 10+2 ही किए हैं, दोनों साथ में कर रहे हैं, गलत है। क्योंकि आपको पता है कि B.Ed करने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और B.Ed बिना ग्रेजुएशन किए हुए अगर आपने सेशन स्टार्ट कर दिया है B.Ed के तो गलत है। लेकिन अगर PG के लेवल पे B.Ed पास कर गए हैं, PG का 2 सब्जेक्ट, एक हो सकता है कि रेगुलर, एक आप कॉरस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में 2 कॉरस्पॉन्डेंस, 3 कॉरस्पॉन्डेंस, जितने कॉरस्पॉन्डेंस से चल सकते हैं, एक रेगुलर और के बाद कॉरस्पॉन्डेंस जितने भी सब्जेक्ट हैं आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। एक रेगुलर के साथ दूसरा रेगुलर नहीं हो सकता है, बस यही कंडीशन है। उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस में कोई कंडीशंस नहीं है, बट आपने जो कोर्स किए हैं वो कोर्स जो डिजायर्ड है उसके बेस पे हुआ है और दोनों साथ चल रहा है तो गलत है। लेकिन उसको करने के बाद अगर दूसरे कुछ सब्जेक्ट आप कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वालिफाई। सीटेट क्लियर हूँ बट नंबर
क्या कम है? सीटेट क्लियर हो गए तो नंबर कैसे कम हो सकता है? आपको पता है 82 जो है मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अगर 82 प्लस है तो आप क्वालिफाई हैं। वैसे यही तो रखा गया है कि जिनका 60% उन्हीं का सीटेट में सर्टिफिकेट मिला है, बाकी तो मार्कशीट है, और मार्कशीट जो उन्होंने निकाला है वेब से वही उसी को आधार बनाया है। तो 82 55% पे आप क्वालिफाई हो जा रहे हैं। बिहार का है ऐसा, इसीलिए उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास मार्कशीट है। प्री और मेंस नहीं है, प्री और मेंस यहाँ पर नहीं है। लगता है कुछ लोग भटकते भटकते यहाँ पहुँच गए। प्री मेंस एक साथ नहीं होने वाला है, प्री मेंस की चिंता आप नहीं करिए। आप मेरे कमेंट बॉक्स में वही लोग यहाँ पर आइए जो बिहार शिक्षक वाले की तैयारी कर रहे हैं। प्री मेंस नहीं होना है यहाँ पे, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव और केवल एक सिंगल एग्जाम्स और पीटी होना है, और एग्जाम के हिसाब से पेपर भले 2 हो जाए, केवल मेंस नहीं है इसमें। कट ऑफ परसेंटेज बताया है या टोटल नंबर के हिसाब से? मैंने जो आपको बताए हैं वो टोटल नंबर के हिसाब से बताए हैं, आपको परसेंटेज में मैंने नहीं बताए हैं। उसके हिसाब से देखेंगे तो मैंने 70-75 बताए हैं। अगर 70-75 बताए हैं तो कितने परसेंट हो जाएंगे? आप खुद उम्मीद करिए कितने को नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे? 84 जो है आपको लाना पड़ेगा। 120 में से अगर 70 भी देखते हैं तो 84 नहीं 70 प्लस आपको करने हैं, 70-75 करने हैं। आपके पास समय कम है, अभी बिहार समर केबीसी या कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, बिहार स्पेशल के लिए पढ़े हैं। यदि आपने बीपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी की है और आप उसको पढ़े हैं तब तो बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो नए स्टूडेंट है बिल्कुल बिहार स्पेशल के लिए अलग से किताब पढ़ना शुरू कर दिए हैं, तो बिल्कुल कतई आप उसको नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हमारे यहाँ मिशन 50 पर, मिशन बीपीएससी पर आपकी जो लाइव क्लासेस चल रही है बिहार स्पेशल का, उसको देखिए, वहाँ से भी आपको मदद मिल पाएगी। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको करें। नहीं, उनको जो है जैसे अदर स्टेट के कंडीशंस में जनरल में अगर नहीं आते हैं तो बाकी कैटेगरी का उनको लाभ, यहाँ के कैटेगरी का जो होगा वो ओबीसी SC ST उन सब का लाभ उनको नहीं मिलेगा। जनरल कैटेगरी के ही उस सीट पे आएंगे, जो बाहर के दूसरे स्टेट के जो दिव्यांग हैं उनके लिए। एनी क्वेश्चंस? लेकिन 9-10 EBC वगैरह बॉयज वगैरह कट ऑफ वगैरह जो आप पूछ रहे हैं, बस ये मान के चलिए कि मैंने वो सब चीज़ें आपको बता दी है। सब लोग जो है आराम से 55, 60, 9-10 में करिए, 60 करिएगा बहुत है, 60 कर लेंगे हो जाएगा। 1 से 5 में फिर रिपीट करते हैं, 70-75 अगर ले आते हैं, 1 से 5 में 70-75 ले आते हैं हो जाएगा। 60 प्लस 9 से 10 में कर लेते हैं हो जाएगा। और जो भी 9-10 के लिए है 55 कर लेते हैं, 11-12 के लिए है 55 कर लेते हैं हो जाएगा। क्योंकि वहाँ क्वालिफाई करना है, 5-7 नंबर उनको जोड़ना है, उससे ज़्यादा उसमें जोड़ना नहीं है। इतना सारा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जल्दी ही आपकी जो 3 PDF है वो हम लेके आएंगे। और आपके जो कट ऑफ हमने बताए हैं वह कट ऑफ के हिसाब से तैयारी नहीं करनी है, कम से कम आपको 90 के हिसाब से तैयारी करनी है। जो कैटेगरी में है 80 की एटलीस्ट तैयारी करें, कम से कम 80 की जो जनरल कैटेगरी में है 90 को लेकर तैयारी करें, क्योंकि कभी भी कट ऑफ के हिसाब से तैयारी नहीं करनी है। ये एक अनुमान जो मैंने लगाए थे, अनुमान बिल्कुल ही मैंने जो एग्ज़ाम के पैटर्न्स है, नंबर ऑफ़ सीट हैं और जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप किए हैं उसके आधार पे हमने लगाए हैं। बाकी आने वाले एग्जाम्स के बाद और रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि मेरा अनुमान कितना सही है, कितना गलत हुआ है। जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैंने बताए हैं। लेकिन यह अनुभव जो है बिल्कुल व्यक्तिगत है मेरी, और व्यक्तिगत ही रहेगी। यह मैं कोई ऑफिशियली बात नहीं कर रहा हूँ। या आप लोग के इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं कंटिन्यू और आप लोगों ने पूछा है, तो फिर मुझे आना पड़ा लाइव सेशन के साथ। आगे भी हम लाइव सेशन में आएंगे, आपके जितने कन्फ्यूजन होंगे उस सबको हम दूर करेंगे। और आपके जितने भी कमेंट्स वगैरह हैं जल्दी जल्दी जो है कमेंट्स आप कर दीजिएगा, ताकि हम देख लेंगे, उसके हिसाब से वीडियो फिर बनाएंगे, आपके सामने आएंगे। लेकिन याद रखना है कि हमेशा आपको पॉजिटिव होकर पढ़ाई करनी है, आपका सिलेक्शन ही होगा और आप ही का सिलेक्शन होगा। सीट ना देखे ना कैटेगरी देखे, आप यह समझे आपको एक सीट चाहिए, आप एक सीट की तैयारी कर रहे हैं और एक सीट के लिए जितना बताया है वो काफ़ी होगा, पढ़ जाइए, हो जाएगा। क्योंकि पता नहीं है फिर कब वैकेंसी आएगी, इसीलिए आपको इस एक बार ही आपको एग्ज़ाम पास करनी होगी। क्योंकि आपके माता पिता, आपके घर वाले, आपके गांव वाले बहुत सारी उम्मीद लगा के आपसे बैठे हुए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।